मौर्य वंश के 10वें सम्राट हुए, 10वें राजा हुए महाराज बृहद्रथ मौर्य। तो सन 184 ईसा पूर्व मौर्य वंश के सम्राट महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या कैसे की गई? महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके इस भारत से बुद्ध के धम्म का पतन किया गया। तो महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या व बौद्ध धम्म का पतन, ये प्रसंग आज हम लोग झांकी के माध्यम से देखेंगे, ऐतिहासिक चर्चा। लेकिन उससे हमारे भाई, जैसे कि जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन समझाने के तौर पे कहना पड़ता है कि बहुत से हमारे मौर्य समाज के भैया लोग सोचते हैं कि ये कथा हमारी नहीं है। लेकिन अरे मेरा कहना है भैया, अपने इतिहास को पढ़ के देखिए, अपने इतिहास को पढ़ के देखिए। मौर्य वंश में 10 महान प्रतापी राजा हुए। मौर्य वंश के प्रथम सम्राट हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार मौर्य, और बिंदुसार के पुत्र हुए सम्राट अशोक महान। अशोक महान एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए समझो अपने पुत्र और पुत्री तक को बलिदान कर दिया। दद्दा थोड़ा शांत बैठ जाओ। ओए, काहे बिरादरी की पहचान करा रहे हो? शांत बैठे रहो थोड़ा बेटा। अम्मा बहनी सुन रही, उनका सुने नहीं दे रहे हो। अब बातें करना है तो आराम से जाओ, घर में बैठ के बातें करो। जा कोई जबरदस्ती बिठाए यहाँ पे? चुप बैठिए आप लोग, बहुत बातें करते हो आप लोग। ध्यान दीजिएगा क्या बात कर रहे हैं माता बहने, कि मौर्य वंश में तीसरी पीढ़ी में जन्मे राजा सम्राट अशोक महान, जिन्होंने क्या किया, एक कलिंग नाम के राज्य पर चढ़ाई करी। कलिंग, जिसे आज के समय में हम लोग उड़ीसा के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के नाम से, जो सम्राट अशोक के समय में कलिंग राज्य के नाम से जाना जाता था। कलिंग राज्य पर जब चढ़ाई करी सम्राट अशोक जी ने, तो प्यारे बंधुओं बहुत भीषण और बहुत ही विकराल युद्ध हुआ। उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, काटे गए, खून की धाराएं बह निकली। बड़ा भीषण युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध। लेकिन सम्राट अशोक जी विजयी हुए। सम्राट अशोक महान विजयी हुए, और प्यारे बंधुओं, कलिंग को जीतने के बाद राजा सम्राट अशोक जी पूरे विश्व के विजेता बन गए। पूरे विश्व पर उन्होंने विजय हासिल कर ली, विश्व विजयी राजा हो गए। लेकिन सम्राट अशोक जी ने जब लाखों कटे पिटे लोगों को देखा, लाशों के ऊपर रोते हुए छोटे छोटे बच्चों को देखा है, महिलाओं को रोते बिलखते देखा है, खून की बहती हुई धाराओं को देखा है, तो सम्राट अशोक जी का कलेजा दहल गया। अरे ये मैंने क्या कर दिया? प्यारे बंधुओं, विश्व विजयी राजा हो गए, लेकिन फिर भी जब लाखों कटे पिटे रोते बिलखते लोगों को देखा है, खून की धाराओं को बहते हुए देखा है, तो सम्राट अशोक जी ने अपने हथियार रख दिए और वो भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। सम्राट अशोक जी ने अपनी तलवार रख दी और भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। और प्यारे बंधुओं, कलिंग युद्ध पर, कलिंग राज्य पर जो चढ़ाई की, कलिंग युद्ध में जो विजयी हुए राजा सम्राट अशोक महान, कलिंग युद्ध के बाद, विजयी होने के बाद सम्राट अशोक जिस दिन भगवान बुद्ध की शरण में आ गए, उसी दिन को एक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे विजय धम्म दशमी के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज उसको बदल दिया गया, आज उसको दशहरा के नाम से लोग जानते हैं। इसका भी अभी आगे इतिहास बताएंगे कि ये विजय धम्म दशमी से दशहरा कैसे हो गया आज। तो सम्राट अशोक महान ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद जब बुद्ध की शरण अपनाई, उसी दिन को वो एक पर्व के रूप में मनाने लगे, विजय धम्म
दशमी के नाम से। लेकिन प्यारे बंधुओं, सम्राट अशोक महान जी ने जब भगवान बुद्ध के बारे में जाना, जब धम्म के बारे में सुना, पढ़ा, समझा, तो सम्राट अशोक जी ने सोचा कि ये बुद्ध का धम्म विदेशों में भी जाना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, सम्राट अशोक जी का एक पुत्र जिनका नाम था महेंद्र, और सम्राट अशोक महान की पुत्री जिनका नाम था संघमित्रा। सम्राट अशोक महान के पुत्र महेंद्र और सम्राट अशोक महान जी की पुत्री संघमित्रा। पुत्र महेंद्र की उम्र थी 21 वर्ष और पुत्री संघमित्रा की उम्र थी 18 वर्ष। विचार करिए बंधुओं, सम्राट अशोक जी ने बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, विदेशों में भगवान बुद्ध का धम्म पहुंचाने के लिए अपने बेटा और बेटी को भंते बना दिया, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुणी बना दिया और कहां भेज दिया, श्रीलंका को। कहा कि जाओ और भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करो। अरे माताओं बहनों, विचार करिए, राजा सम्राट अशोक महान के पुत्र महेंद्र जो आगे चल करके एक राजा बनते, सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा वो जहां भी विवाह करके जाती एक रानी बनती, महारानी बनती, क्योंकि भाई राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी। जहां वो विवाह करके जाती एक रानी, एक महारानी बनती। लेकिन राजा सम्राट अशोक जी ने क्या किया, अपने बेटा और बेटी को भंते बना दिया, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुणी बना करके, और पीपल वृक्ष की डाली लेकर के भेज दिया श्रीलंका को कि जाओ और भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करो। आज भी प्यारे बंधुओं, ये इतिहास है, ये सच्चाई है, इसे टाला नहीं जा सकता। आवाज सही करो। सम्राट अशोक महान के बेटा और बेटी जब श्रीलंका गए भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, पूरा जीवन वो श्रीलंका में बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करते रहे, वापस भारत नहीं आए। पूरा जीवन वो लंका में भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करते रहे। प्यारे बंधुओं, आज भी कथा भागवत में आपको बताया जाता है कि जब सीता का हरण हुआ तो उनको अशोक वाटिका में रखा गया। अरे बंधुओं, ये इतिहास, ये प्रमाण है कि सम्राट अशोक महान के बेटा बेटी जब श्रीलंका को गए तो बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के दौरान वहां पर उन्होंने एक बगीचा लगाया, मतलब एक एक पौधा अपने हाथों से चुन चुन करके लगाया, और वो बगीचा जब फल फूल के तैयार हुआ तो उसको अपने पिता का नाम दे दिया अशोक वाटिका। आज भी श्रीलंका में अनुराधापुरम में ये अशोक वाटिका नामक बगीचा है, जो सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के द्वारा स्थापित किया गया। प्यारे बंधुओं, हमको आपको बता दिया गया कि लंका में रावण पैदा हुआ ताकि हम लोग लंका का इतिहास न जान पाए। क्यों? क्योंकि अगर सबसे पहले विदेश में कोई धम्म पहुंचा था किसी देश में तो लंका को पहुंचा था। सम्राट अशोक के बेटा और बेटी बुद्ध धम्म का संदेश लेकर के लंका पहुंचे थे। प्यारे बंधुओं, लेकिन आज हमारे मौर्यवंशी भैया लोग अपने इतिहास को भूल गए। अरे आपके पुरखों ने, आपके पूर्वजों ने बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने संतानों को कुर्बान कर दिया, और आज के समय में हमारे भैया लोग कहते भाई ये कथा हमारी नहीं है। तो अपने इतिहास को पढ़िए, अपने इतिहास को समझिए। मौर्य वंश में जो तीसरी पीढ़ी में जन्मे राजा सम्राट अशोक, जब से उन्होंने बुद्ध का धम्म अपनाया, जब से उन्होंने बुद्ध का धम्म अपनाया, तो उनके बाद जितने भी उनके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र जितने भी हुए, सब बुद्ध के धम्म को बढ़ावा देते आए। और जब 10वीं पीढ़ी में हुए राजा बृहद्रथ मौर्य, तो कैसे उनकी हत्या की गई, कैसे उनका कत्ल किया गया, और कैसे इस भारत से बौद्ध धम्म मिटाया गया। आइए सच्ची ऐतिहासिक गाथा आप लोगों के बीच में लेकर के चलते। ये 100 राष्ट्रीय मुद्रा मानी मुकेश जी लोखरिया पूर्वा से, और 50 राष्ट्रीय मुद्रा मानी राकेश जी जंगली पूर्वा से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा मानी धर्मेश्वर जायसवाल जी दतूनी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा विपिन जायसवाल जी दतूनी से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा मनोहर जी नवापुरवा से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा हरनाम जी गोरखापुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा मानी धर्मराज
रांची राय मड़ोर से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा मानी राम प्रसाद जी तंबौर से। 100 राष्ट्रीय मुद्रा मानी अमन जी बरछता से और 100 राष्ट्रीय मुद्रा मानी राजकुमार जी तुलापुरवा से। और ये 25 राष्ट्रीय मुद्रा मानी प्रेम प्रकाश गौतम जी गोरखापुर से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा ब्रजेश राज जी सोहरिया से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा भगवती गौतम जी सोहरिया से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा लल्लू राज जी सोहरिया से। और 500 राष्ट्रीय मुद्रा मानी संगम प्रधान जी सुमेर से। 100 राष्ट्रीय मुद्रा मानी केशव गुप्ता जी और 100 राष्ट्रीय मुद्रा मानी आलोक जी गोधिया से। 100 राष्ट्रीय मुद्रा अक्षत सिंह जी मक्कापुरवा से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा मैकू जी गोधिया से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा सोबरन लाल पड़रिया से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम लखन जी। 50 राष्ट्रीय मुद्रा राकेश गौतम जी और 50 राष्ट्रीय मुद्रा संदीप गौतम जी पड़रिया से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा लाल जी निषाद दतूनी से। 100 राष्ट्रीय मुद्रा किशोरी जी गोंदिया से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा राधे श्याम गोंदिया से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा सरवन वर्मा गोंदिया से। 101 राष्ट्रीय मुद्रा तोताराम यादव जी दतूनी से। 100 राष्ट्रीय मुद्रा सुनील कुमार जी तंबौर से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा परमेश्वर लाल जी राय मड़ोर से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा रामा सरे जी दतूनी से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा तारेश जी दतूनी से और 500 राष्ट्रीय मुद्रा मानी वसीम जी दतूनी से। 100 राष्ट्रीय मुद्रा अच्छन जी दतूनी से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा मानी राम भरोसे जी खुरलिया से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा आर्या देवी जी दतूनी से। 50 राष्ट्रीय मुद्रा विजय कुमार जी हरिहरपुर से। ये सभी लोगों का कमेटी में सहयोग आया हुआ है। एक बार भैया जोरदार ताली बजा दीजिएगा सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना है, ध्यान देते हैं गाथा की ओर कि श्रोता कड़े ध्यानी लगा के सुनो और श्रोता कड़े ध्यानी लगा के सुनो। ये है मौर्य वंश की ईसा पूरब की ये गाथा है। मौर्य वंश के 10वें राजा महाराज बृहद्रथ मौर्य जब शासन सत्ता को संभालते हैं तो अपने पूर्वजों की भांति उनके जितने भी पुरखे हुए, जितने भी पूर्वज हुए, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, सम्राट अशोक महान, कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, ऐसे अनेक जो 10 महान प्रतापी राजा हुए, उन्हीं की भांति महाराज बृहद्रथ मौर्य ने अपनी शासन सत्ता शुरू की है।
क्या करते हैं, कैसे राजा है महाराज बृहद्रथ मौर्य, ध्यान देंगे। आज बैठे हुए हैं महाराज अपने दरबार में, कैसे भैया, आरे बन के भूप बैठ सिंहासन और भूपति शासन कर रहे चला। खुशी से जनना रहे ए मगध राज के अवतार में। ऐसे राजा बृहद्रथ मौर्य और शान से शासन रहे चला और हंसी खुशी से रह रही चलना। अरे भैया ध्यान बिसर नहीं जाए। और ध्यान दीजिएगा महाराज बृहद्रथ मौर्य का शासन कैसा है, कैसे राजा है महाराज बृहद्रथ मौर्य, क्योंकि अपने दादा सम्राट अशोक महान की भांति महाराज बृहद्रथ मौर्य भी शासन कर रहे हैं। बुद्ध धम्म को बढ़ावा देते हैं, राज्य में किसी भी प्रकार का आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड नहीं होने देते हैं। कैसे भैया, ना कोई चोर लुटेरा भाई और ना कोई पाखंड दिखाई। अरे ना कोई चोर लुटेरा भाई और ना कोई पाखंड दिखाई। अरे बौद्ध धम्म के अनुयायी सब और पंचशील घर घर लहरा। महाराज बृहद्रथ मौर्य के शासन में ढोंग, आडंबर, पाखंड नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चोर लुटेरा नहीं है। हर घर में बुद्ध के अनुयायी हैं और हर घर पे पंचशील ध्वज लहराता है। ऐसे राजा है महाराज बृहद्रथ मौर्य। ना कोई गोबर पत्थर पूजे और ना कोई बरसी करे श्राद्ध। अरे पंचशील का सब करे पालन और खुशी से जीवन रहे बिताए। हमारी धीरे धीरे कथा बहन आगे को बढ़ गई है। कथा आगे को बढ़ गई है, कथा आगे को बढ़ गई है। हमारी धीरे धीरे कथा आगे को बढ़ गई है। महाराज बृहद्रथ मौर्य अपने दरबार में बैठे हुए हैं और अपने राजमंत्री को बुलाते हैं कि नहीं पल की देर लगाई
और ना ही पल की देर लगाई और तुरंत ही मंत्री जय जयकार। जय मंगल हो राजमंत्री जी, जय मंगल हो। अरे राजमंत्री जी कहो महाराज, कहो मेरे राज्य का क्या समाचार है? महाराज मेरे मगध राज्य की जनता जी महाराज हंसी खुशी से रह रही है कि नहीं? अरे महाराज आपकी प्रजा बहुत ही खुशहाल है महाराज, और महाराज तुम्हारे ही गुण गा रही है महाराज। बहुत अच्छी बात है राजमंत्री जी। जी महाराज। अरे तुम्हें तो पता है जी महाराज कि इस देश में हमारे पुरखों ने कैसे शासन किया है। जी महाराज। उसी भांति हम भी चाहते हैं जी महाराज कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा कभी दुखी ना हो। ऐसा ही होगा महाराज। और मंत्री जी एक बात का ख्याल रखो, ध्यान रखो। जी महाराज। अरे आपको तो पता है, कहो महाराज। हमारे दादा सम्राट अशोक महान जी ने जी महाराज जब से बुद्ध की शरण अपनाई है, हाँ महाराज, जब से उन्होंने बुद्ध के धम्म को अपनाया है, जी महाराज, तो उनके बाद जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं जी महाराज, सब बुद्ध धम्म के अनुसार अपना जीवन बिताते आए हैं। हाँ महाराज। उसी भांति याद रहे कहो महाराज कि मेरे राज्य में, मेरे शासन काल में कोई ढोंग, कोई आडंबर, कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। अरे नहीं महाराज, आपके राज्य में रहने वाले हर नर नारी पंचशील का पालन कर रहे हैं महाराज। बहुत अच्छी बात है। और महाराज हाँ, जिस राज्य में आपके जैसा राजा हो उस प्रजा को क्या तकलीफ हो सकती है महाराज। बहुत अच्छी बात है। हाँ महाराज। मंत्री जी कहो महाराज। अगर कोई बुद्ध धम्म की व्यवस्था के खिलाफ कार्य कर रहा है, जी महाराज, जैसे अगर कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैलाता नजर आए, जी महाराज, तो तुरंत उसको दरबार में लेकर के आओ। ठीक है महाराज। ठीक है जी महाराज। हर कोई बुद्ध के मार्ग पर चले, जी हर महाराज, कोई बुद्ध के पंचशीलों का पालन करे, हर घर में पंचशील ध्वज लहराए, ये मेरा उद्देश्य है। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। क्योंकि मंत्री जी कहो महाराज। बुद्ध का जो धम्म है, जी महाराज, वो विज्ञान पर आधारित धम्म है। ये तो सत्य बात है महाराज। बुद्ध का जो धम्म है वो विज्ञान पर आधारित धम्म है। जी महाराज। और इस संसार के प्रथम वैज्ञानिक महामानव तथागत गौतम बुद्ध है। हाँ महाराज। इसलिए हर कोई बुद्ध धम्म के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताए, ये ख्याल रखो। ठीक है महाराज। आज देखिए भैया, राज्य मंत्री कहने लगा महाराज चिंता ना करो, अरे सब पंचशीलों का पालन करते हैं, हर कोई बुद्ध के मार्ग पर चलता। तुम्हारी है जय जयकार कर रहे हैं महाराज, कोई भी तुम्हारी दुखी नहीं महाराज। इधर राजा बृहद्रथ मौर्य और उनका मंत्री आपस में बातचीत कर रहे हैं। इधर भैया होता क्या है, धम्म रहेगा तब तक हमको कर्म करके, मेहनत करके ही खाना पड़ेगा, और अगर ये बुद्ध का धम्म मिट जाए कैसे भी करके, तो फिर हम लोग पूजा पाठ, यज्ञ हवन, बरसी, श्राद्ध आदि कामों को करा करके आराम से बैठे बैठे खाएंगे। लेकिन जब तक बुद्ध का धम्म इस देश में रहेगा तब तक ये मुश्किल है। तो कुछ ने सलाह दी कि बुद्ध का धम्म तब तक इस देश में रहेगा जब तक ये मौर्य वंशी सम्राट रहेंगे। अगर इस समय जो राजा है बृहद्रथ मौर्य, इसकी हत्या कर दी जाए तो इस राजा की हत्या करके हम बुद्ध के धम्म का पतन कर सकते हैं।
क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बुद्ध के धम्म को कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो मौर्य वंश के राजा महाराजा है। जब से सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में आया तब से जितने भी इसके वंशज होते जा रहे हैं ये सब बुद्ध के अनुयायी होते जा रहे हैं। आज प्यारे बंधुओं, उन लोगों ने आपस में सलाह मिलाई और एक व्यक्ति को तैयार किया है जिसका नाम है पुष्पमित्र शुंग। एक व्यक्ति को तैयार किया जिसका नाम है पुष्पमित्र शुंग और उसको पढ़ा करके अच्छे से समझा करके भेजा है कि जाओ कैसे भी करके राजा बृहद्रथ मौर्य के दरबार में प्रवेश करो और उसके मन में अपने लिए जगह बनाओ, उसके महल में अपने लिए जगह बनाओ और फिर मौका पा करके उस राजा की हत्या कर दो। आज बंधु ये षड्यंत्र तैयार हो चुका है और पुष्पमित्र चल देता है, मगध की सीध लगा देता है। कैसे भैया? अरे पुष्पमित्र चली भाई हो मरदादा, पुष्पमित्र शुंग एक गरीब का भेष बना करके महाराज बृहद्रथ मौर्य के राज्य में प्रवेश करता है। धीरे धीरे दरबार के निकट पहुंच जाता है और आवाज लगाता है, अरे भैया, अरे कौन हो? अरे भैया। हाँ भैया। कहो कौन हो भैया? अरे किस लिए आए हो? मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। महाराज से मिलना चाहता? हाँ ठीक है, मुझे महाराज से मिलवाओगे? बिल्कुल। तो ले चलो मुझे। आइए। आज पुष्पमित्र महाराज बृहद्रथ मौर्य के पास पहुंच गया। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल हो, जय मंगल हो। अरे बेटा। हाँ महाराज। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो और मेरे दरबार में किस लिए तुम्हारा आना हुआ है? महाराज, हाँ। मेरा नाम पुष्पमित्र है। हाँ। और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपके राज्य में हो सकता है मुझे कुछ काम मिल जाए, इसलिए मैं आपके पास। आज पुष्पमित्र कहने लगा, अरे महाराज, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं गरीबी का सताया हुआ हूँ महाराज। अरे मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ, मुझे कोई नौकरी मिल जाती आपके राज्य में तो बड़ा एहसान होता महाराज आपका। आज महाराज के पास आकर के मेरे बंधुओं देखिए कैसे वो छलिया रोने लगा कि महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे नौकरी की तलाश है और मैंने सुना है आप बड़े दयालु हैं, आप हमेशा दीन दुखियों की मदद करते हैं। अरे
कोई नौकरी दे दीजिए महाराज, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। हाँ मंत्री जी। इका नौकरी दे दो, ना कुछ करी तो भैंसिन क्या गोबर पूरा करी। हे मंत्री जी। जी महाराज। अरे अभी अभी ये बालक आया है। जी महाराज। मुझे पहले जानकारी तो करने दो। अरे महाराज ये रो रहा है, हम सोचे थे हम फ्रेश हो जीबा तो डब्बे पकड़ ली करी। मतलब बहुत जल्दी तुम काम ढूंढ लेते हो लोगों के लिए। क्या करी महाराज, रोए रहा बेचारा। अरे तो कोई काम दिया जाएगा भाई, अब आया है मेरे दरबार में। के भैंसी सी लगा लेते हो। हे मंत्री जी शांत हो जाओ। आज पुष्पमित्र रोह करके बोला है, अरे महाराज मुझ पर दया करो महाराज। अरे रोई रोई चली आता है मेरा रोई रोई चली आता है मेरा दया कृपा हुई जाए। अरे दया कृपा हुई जाए मेरा हाँ दया कृपा हुई जाए मेरा नहीं भूलेंगे हमारे हाँ महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ मुझे कोई काम दे दीजिए महाराज, मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। आज देखिए महाराज बृहद्रथ मौर्य जो बहुत ही दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। आज उस गरीब बालक को समझ करके सोचने लगे कि ये गरीब है, नौकरी की तलाश में आया है, तो कहने लगे ठीक है बेटा, अच्छा एक बात बताओ तुम हाँ। काम कौन कौन सा कर लेते हो। महाराज हाँ मैं भोजन बहुत अच्छा बना लेता हूँ और थोड़ा बहुत तीर तलवार भी चलाना जानता हूँ। देखिए आज वो छलिया क्या बोला कि महाराज मैं भोजन भी बना लेता हूँ और थोड़ा बहुत तीर तलवार भी चलाना जानता हूँ। तो महाराज तुरंत विचार करने लगे, अरे राजमंत्री जी। जी महाराज। इधर आओ। कहो महाराज। देखो जी महाराज। ये बालक जो है, हाँ महाराज। ये कह रहा है कि मैं भोजन बहुत अच्छा बना लेता हूँ। महाराज हाँ इतने पूछो, मोरी जलरा भिंडी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी, सोहरों की सब्जी खवाई पाई बनाए। मंत्री जी। जी महाराज। क्या क्या गिना गए हो तुम इतनी देर में? 9 चीजें। 9। कौन कौन सी सब्जी, एक एक नाम लेके बताओ। मोरी की झलरा, मोरी की सब्जी, प्याज चटनी, धनिया की चटनी, लहसुन चटनी अलग, कबाब पराठे की चटनी अलग, चिल्ली सॉस अलग, टमाटो सॉस अलग। हे मंत्री जी महाराज। अभी जो सब्जी गिना रहे थे, सब्जी गिनाओ। सब्जी गिनाए। हाँ। मोरी की जलरा, कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी, रौसक छींक की सब्जी, भिंडी की सब्जी, मकई की रोटी और सोहरूम की सब्जी। काय सब्जी? सोहरूम। ये शोरूम का होता है? अरे वो नहीं होते ग्वाल ग्वाल सफेद सफेद। अरे वो शोरूम नहीं मशरूम होते हैं। अरे हाँ महाराज, मशरूम मसलूम मसलूम। और तुम उनका शोरूम बता रहे हो? अरे वो शोरूम हमारे वहाँ कहती है। सुनो जी महाराज। ये बालक कह रहा है कि मुझे तीर तलवार भी चलाना आता है थोड़ा बहुत। राइफल चलाओ एक बारी। मंत्री जी। जी महाराज। सुनो, देखो ये बालक नौकरी की तलाश में आया है। हाँ, हम इसको कुछ नौकरी कुछ काम जरूर देंगे। दे दो और ये बालक बड़ा होनहार दिखाई दे रहा है। हाँ महाराज, जहाँ बात सही, हमारे यहाँ मंत्रा नहीं कपड़ा ज्यादा हो। हमेशा अपने ही बारे में सोचता है तू। नो महाराज। ये बालक कह रहा है कि हमें तीर तलवार चलाना भी आता है थोड़ा बहुत। तो हम चाहते हैं कि इस बालक की परीक्षा ली जाए
कि सच में ये तीर तलवार चला लेता है कि नहीं। यह बात सही महाराज। जाओ सेनापति को बुला करके ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। आज सेनापति को पास में बुलाया गया कि नहीं पलकी देर लगाई सेनापति जी। महाराजा साहब कहिए, आप आदेश अपना। अरे सेनापति जी। जी जी महाराजा साहब। देखो मैंने आपको किस लिए यहाँ पर बुलाया है, सुनाइए महाराजा साहब। ये बालक आया हुआ है मेरे दरबार में। जी महाराजा साहब। और ये बालक कोई नौकरी की तलाश में आया है। महाराजा साहब। सेनापति जी पहले सुन लीजिए, ये बालक, इस पर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। ये बालक बहुत ही दुखी गरीब जान पड़ रहा है, तो क्यों ना इसे कोई नौकरी दे दी जाए। महाराजा साहब। हाँ महाराजा साहब, बिगैर परिचय का आप कैसे नौकरी दे देंगे? तो ठीक कहते हैं आप। महाराजा साहब, मेरा निवेदन है आपसे। बोलो। ठाढ़ा चंदन, मधुरी बानी दगाबाज की बड़ी निशानी है, तो सोच समझ के महाराजा साहब काम करना है। हे मंत्री जी चुप पे रहो तुम, ठीक है। तो महाराजा साहब मेरा निवेदन है हाँ कि नौकरी में न रखिए आप अपने यहाँ। अरे नौकरी में ना रखूं मैं? देखो ये बालक मेरे पास आया है, कुछ आस लगा करके आया है, और अरे कोई छोटा मोटा काम दे दिया जाता है इसको। महाराजा साहब मेरा निवेदन है आपसे, अपने राज्य में इसको न रखिए। अरे लेकिन ऐसे इसमें क्या कमी है? सेनापति जी, ये बालक कह रहा है कि मैं थोड़ा बहुत तीर तलवार चलाना भी जानता हूँ, तो चलो इसकी परीक्षा लो, थोड़ा बहुत इसका परीक्षण करो। ठीक है, मैं तो 1 सेकंड में बथेल दूंगा। हाँ ठीक है, रही बात तुम ये कि मल्ल युद्ध करो इस बालक से, और देखते हैं क्या सच में इसको युद्ध के बारे में कोई जानकारी है। ठीक बात मान। महाराज। हाँ ओ महाराज। हाँ सेनापति तेरे कहीं का मल्ल युद्ध करावा जा रहे हो? पुष्पमित्र का। इनका? हाँ। अरे काहे 2-4 हड्डी पसुरी हैं तरवा ले भैया आए। पहले यो देखो अपन शरीर देखो, मेरे सेनापति का शरीर देख लो। जत्ती तुम्हारे है टांगे उतनी तो है मेरे सेनापति के रिबा हैं। धर दे हाँ जाके। मंत्री जी। जी महाराज। देखो किसी व्यक्ति के शरीर को देख करके हाँ उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यह बात सही है। घुन देखो गेहूं के अंदर घुस जा। हमेशा तू उल्टा ही सोचता है? अच्छी बातें दिमाग में आती नहीं तुम्हारे। क्या करी महाराज? आज देखिए भैया, महाराज कहने लगे कि पुष्पमित्र देखो बेटा, तुम बता रहे हो कि हमें तीर तलवार भी चलाना थोड़ा बहुत आता है, तो इसका मतलब तुम्हें युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियां होंगी। ये मेरे सेनापति हैं, इनसे तुम मल्ल युद्ध करो। भैया लड़ाऊ ना, मेरे घर वाले ने रोड पे सब मर गए। भैया लड़ाऊ देख लो, सेनापति टांग गए और अपन शरीर देख हमका लाग रहा तुम्हारे पर बड़ा दर्द। भैया तुम चले जाओ, नौकरी कर लो बढ़िया। कुछ लड़ाऊ ना, सेनापति के तुम देख लो, पहले इनकी हाइट देख लो, हेल्थ। भैया हाँ। जानते हो कौन पाउडर खाते?
पाउडर खाया जाता है? अरे लगाया जाता है, पॉन्स पाउडर लगाते हैं हमारे सेनापति जी हैं। तो ये पाउडर लगाने इतने मोटे हो गए। हाँ, और तुम देख लो उतने दुबरे पतरे, फिर जितना पे लेकिन ना मान हो तो मलुद कर लियो फिर। कोई बात नहीं, आज महाराज ने कहा है सेनापति इस बालक का परीक्षण करो और अगर इसको थोड़ा बहुत जानकारी है युद्ध के विषय में तो हम इस बालक को कोई नौकरी जरूर देंगे, क्योंकि ये बालक बड़ा होनहार दिखाई पड़ रहा है। आज देखिए भैया, महाराज भी समझ नहीं पाए कि ये किस नीति से यहाँ पर आया हुआ है। मंत्री जी। जी महाराज। तुम नजर रखो। हम नजर रखे इनकी हड्डी पसरी तोड़े खातिर, हॉस्पिटल खातिर एम्बुलेंस मंगा ली। आज देखिए बंधु क्या होता है। महाराज नहीं समझ पाए कि ये बालक मेरे दरबार में, मेरे महल में किस लिए आया है। क्या होता है भैया।
युद्ध होता रहा और अंततः क्या हुआ है, एक सेनापति गिर गए धरती पे और गिरते ही पूरा छा गई है। और महाराज कुछ समझ न पाए, अरे दुख की बदरिया रही निभाए। आज प्यारे बंधुओं कुछ समय बाद क्या हुआ है, सेनापति को उसने पछाड़ दिया है। सेनापति आज मूर्छित होकर के जमीन पे गिर गए। अरे महाराज ने देखा, चकित रह गए और सोच नहीं पाए। अरे राज्य मंत्री, जी महाराज, जी महाराज। अरे अपने सेनापति इतने बलवान, इतने बहादुर, हाँ महाराज। और इस बालक ने अपने सेनापति को पछाड़ दिया। हाँ महाराज, यहाँ तो हम देखे इतना दुबर पातर रहा, लेकिन अपने सेनापति कैसे हरा। अरे उठाओ सेनापति को, उठाओ जल्दी से। उठो भैया, सेनापति मूर्छाएगा। महाराज, हाँ सेनापति तो हार ही गए। अब जाओ तुम वही पूछो। यहाँ आओ ले। का तुम का है खातिर हम घोड़ी के नहीं नो के रोटी खवाई रहा है। काय की रोटी खिलाते? घोड़ी के रे घिउ के री। देखो सेनापति जी महाराज। तुम सेनापति हो, इधर आओ। तुम सेनापति हो? अरे सेनापति हार क्यों गए, पता करो इनसे। अरे तुम पूछो मंत्री जी। यहाँ पहले बोलो भैया, का होगा सेनापति रहा भैया? अरे भैया, हाँ ये जो लड़का आया हुआ है ना, हाँ, ये बहुत बलवान है। और का डेली पता जिम कर दो। आज महाराज बड़े खुश हो गए, अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं।